मेरा पहला क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का फोकस ऑर्गेनिक खेती के तरफ 0% है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं ये भी एक तरह का षड्यंत्र है। देखिए, आप इस भूल में हैं कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं है। हाँ। गवर्नमेंट का फोकस जो है अनऑर्गेनिक खेती की तरफ भी नहीं है। अब दिल से कह रहा हूं कि अशोक भाई बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन हर प्यारे इंसान के पास प्यारे होने के अलावा भी और चीजें हों ऐसा जरूरी नहीं। अब पहले देखो, सगा के संबंध में ऐसी बातें होती थी, दो लड़की घर छोड़ के भाग आई सखा के पास, दो औरत घर छोड़ के भाग आई, मैं ऐसे मतलब मेरे बारे में बात होती थी। अभी औरत भाग ही नहीं रही और सखा जो है बस बैठे धरना ऑनलाइन, ये कोई क्रांति है? अब कुछ दिनों बाद आप लोग देखोगे कि खाने को नहीं बचेगा हमारे घर में, तो इन सबको कटोरा देके भिक्षान दे करते हुए मोहल्ले में भेजा करेंगे, चने ले आओ जाके आधा आधा किलो 250 ग्राम लोगों से। व्यवस्था से लड़ना तो जरूरी है, सीखना चाहिए। हम सब पूरी जिंदगी अगर देखा जाए तो परमात्मा के जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो लड़ाई से नहीं पैदा होती, लड़के नहीं पैदा होती, लेकिन लड़ना विध्वंसकारी नहीं होता। परमात्मा की जो लड़ाई है वो विध्वंसकारी नहीं है, वो सृजन की है। अब लड़ने और सृजन में एक छोटा सा भेद है, अगर समझ जाए कोई। एक व्यक्ति एक बीज बोता है, वो बीज जमीन में फूटता है, उसमें से पिल्ला निकलता है, पेड़ बनता है, इसे कहते हैं सृजन। कि बीज नष्ट हुआ लेकिन उसमें से पेड़ निकला। और वही कई लोग कहें कि ठीक है, बीज रखा, उसे हथौड़ा मार के तोड़ दिया और बोले देखो हमने भी सृजन कर दिया, बीज नष्ट कर दिया। तो परमात्मा का जो सृजन है वो क्रिएटिव है। तो जितने भी आंदोलन और धरने होते हैं वो ज्यादातर विचारधाराओं को तोड़ते हैं, बंटवारे करते हैं। जोड़ने वाले आंदोलन इस दुनिया में कम आंदोलन हुए हैं जिन्होंने लोगों को जोड़ा है। निश्चित ही ऐसा नहीं कहूंगा कि ये पहला आंदोलन है, बहुत आंदोलन ऐसे हुए जिन्होंने जोड़ा। लेकिन जोड़ने के बाद क्या हुआ, वो अगर उससे हम चिंतन करें तो जिस भी आंदोलन ने बड़ा कुछ किया है, फाइनली उस आंदोलन से या तो एक नया दल निकल के आता है, और अगर बहुत बड़े अर्थों में बात कहें कि जीसस क्राइस्ट का, मोहम्मद का, ये भी आंदोलन थे, जीसस क्राइस्ट का, मोहम्मद का, जितना भी, लेकिन इनसे धर्म निकल के आ गए। तो या तो आंदोलन से धर्म निकल के आते हैं या संगठन राजनीतिक निकल के आते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे धर्मों के प्रति भी कोई रुझाव नहीं है कि मैं कोई धर्म खड़ा कर दूं, ना ही मेरा कोई राजनीतिक संगठन ऐसा खड़ा करने का विचार है। मेरा तो देश में है मानवता, है ना। मैं केवल और केवल लोगों को सृजन के तरीके से लड़ना सिखा रहा हूं। तो मैं ये कहता हूं कि व्यवस्था का विरोध करो, अगर विरोध ना कर सको तो अपनी बात कहो, बात ना कह सको तो बात लिखो, लिख ना सको तो लाइक कमेंट शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर भी ना कर सको तो ऐसे व्यक्ति के लाइक कमेंट शेयर करो जो कि व्यवस्था का विरोध कर रहा है, उसका साथ दो। और उसका भी अगर साथ नहीं दे सकते और लाइक कमेंट शेयर भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसका विरोध ना करो, ये भी साथ देने का एक ढंग होता है। तो इसी से मैं अपनी बात शुरुआत की कि मैं हर व्यक्ति को यहां लड़ना सिखा रहा और सृजनात्मक तरीके से लड़ना सिखा रहा। दुनिया में इतना शांतिपूर्ण ढंग से धरना करने की कोई विधि हो ही नहीं सकती। मैं तो ये कहूंगा कि सरकारें भी चिंतित हैं। अब आप देखो, पहले सरकारों ने जंतर मंतर को एक ऐसी जगह नियुक्त किया हुआ था जहां पे लोग अपना धरना कर सकते थे, लेकिन अब वहां धरने के नाम पे सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक एक ऑफिस की तरह परमिशन होती है, तो वो धरना स्थल समाप्त हो गया। तो मैं बहुत जल्दी ऐसी रीति याचिका डालने वाला हूं, ये भी मैं सोच रहा हूं रीति याचिका या इसके संबंध में कुछ ऐसा कहूं कि सरकार से मांग कहूं कि वो आंदोलन जो ऑनलाइन धरना है उसको मान्यता प्राप्त करा दे। जी, मैं सरकार से मांग रखूंगा कि आपको दिक्कत होती है तो आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दीजिए कि ऑनलाइन धरना करके लोग आप तक अपनी बात पहुंचा सकें।
और उसकी एक संख्या निर्धारित करिए कि अगर इतनी संख्या क्रॉस हो गई, ये लॉ करना पड़ेगा। अभी तक जो आंदोलन होते हैं उसमें लिमिट नहीं, सरकार कितने दिन में आपसे राजी हो। अभी बताओ 13 महीने बाद सरकार ने सुनी और वो भी मानी नहीं अभी तक। तो मैं ये कहूंगा कि एक प्रेशर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और पब्लिक की तरफ से सरकार पे बनाया जाए कि हम ऑनलाइन आंदोलन को जो है वो वरीयता देंगे, और जो लोग शांतिपूर्वक ढंग से घर बैठ के ऑनलाइन आंदोलन करेंगे उन लोगों की सुनी जाएगी, अगर उनकी संख्या 1000, 2000 या 5000 से अधिक होती तो फिर आंदोलन करने वालों को अपने विचार को बड़ा करना पड़ेगा, और वो बड़ा विचार हो जाए तो सरकार को उनकी सुननी पड़ेगी, उनसे ऑन टेबल बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी आंदोलनों का लक्ष्य एक ही होता है, ऑन टेबल बात करना। तो ये एक कंसेप्ट मुझे लगता है कि निकल के आ रहा है, और अगर इस पे सरकार ध्यान दे तो उनकी बहुत सी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आंदोलन करने वालों का बहुत पैसा, समय और सब कुछ बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक और समाधान सभ्य समाज के यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करूंगा। मैं तो आज मैं 4 घंटे से बैठा हूँ, और सच कहूं तो मुझे 40 मिनट भी महसूस नहीं है अभी तक कि 40 मिनट भी हो गए हूं। इतना शानदार अनुभव रह रहा है कि हम लोगों को तो फील ही नहीं हो रहा, हम लोगों को लग रहा है यार 4 घंटे अभी ऐसा लग रहा है अभी तो हुआ है शुरू, और इतनी एनर्जी है। तो मैं तो कहूंगा कि, और ये बच्चों ने पीछे देखो धरने जैसा ही मामला यहाँ कर रखा है, धरने जैसे ये फोटो वोटो इन्होंने लगा दिए हैं, ये सब ये सारी चीजें कर रखी हैं, और मजे से बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और आपसे भी बातचीत हो रही है, और यहाँ लोग दर्शक भी हमारे भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, आपके इस अनुभव से तो फिर मैं भी आपका ये अनुभव समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा जो कि एक मुझे भी मौका मिल गया, क्योंकि मैंने भी 8 बजे के लगभग शुरू कर दिया था, तो मुझे भी एक ऐसा मौका मिला कि इतनी लंबी लाइव पहली बार अपने चैनल पर कर रहा हूँ, जिसका फायदा ये हुआ कि दर्शकों से मैं रूबरू हो पा रहा हूँ। तो अनुभव तो मेरा भी बहुत अच्छा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो नए नए रेवोल्यूशन आप लाते रहते हैं, अभी जैसे जो भी आपने टॉपिक दिया अभी कि सरकार सभी जो मांग करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहलू होगा। हाँ, करेंगे। इन सब चीजों के बारे में आप सोचते रहते हैं, या ये दिमाग में मतलब आ जाते हैं, उत्पत्ति कहाँ से होती है आपके दिमाग में? क्योंकि आपको मैंने बहुत बार नोटिस किया है, कुछ ना कुछ ऐसा नया लाते रहते हैं जिसके साथ बात लोग कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन आप शुरुआत कर देते हैं। इस चीज की उत्पत्ति अभी 5 मिनट पहले हुई जी। तो 5 मिनट पहले ही इस विचार की उत्पत्ति हुई। बस मैं एक ही काम करता हूँ, जो विचार भी ऐसा आता है, मैं सी बात बताऊं, मेरे लिए बासी का मतलब संसार और ताजे का मतलब परमात्मा है। मेरा अपना ये कंसेप्ट है। मैं ऐसा धार्मिक व्यक्ति हूं जो पुराने विचार को पदार्थ मानता है और नए विचार को परमात्मा। तो मैं परमात्मा की ओर बढ़ जाता हूं। नया विचार मुझे जो भी मिलता है मैं उस पर काम करता हूं, वो अच्छा होगा बुरा होगा भगवान जाने, मुझे लेना देना नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है महबूबा बुला रही है, उसकी तरफ बढ़ जाता हूँ। मतलब एक तरीके से मैं मृग मरीचिका की तरफ बढ़ता हूँ। आपने देखा होगा कि मृग मरीचिका होती है जो कहते हैं कि हिरण को दिखाई देती, पानी देख के उसकी तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन आप सोचो कि इस बढ़ने में कितनी यात्रा कर जाता है। जीवन में मरीचिका जैसा ही है, यथार्थ यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन एक चीज तो सत्य है ना, होगा कितना मृग मरीचिका, होगा विचार कितना थोथा, लेकिन उसके पीछे भागने वाला तो मैं हूं ना, मैं तो यथार्थ हूं। तो मेरा बस यही है कि नया विचार आपके माध्यम से बातों में ही मुझे निकल के आया कि इस धरने के संबंध में हम सरकार से मांग कर सकते हैं। सरकार भी बड़ी बेचारी परेशान रहती है, उसको भी नए नए आइडिया हम दे सकते हैं। तो बस ऐसा ही है। अच्छा, हमारे दिवाकर जी आप यहाँ सुनने आए हैं? हाँ, मैं चाहूंगा ये दिवाकर जी जो है ये क्वेश्चन पूछने आए हैं आपसे, तो इनको भी मौका दिया जाए। जी दिवाकर जी, अब आपकी ख्वाहिश थी सखा जी से पूछने का, तो सीधे पूछ लीजिए, जैसा मौका और तो वैसे नहीं मिल सकता आपको। तो देखिए बहुत बड़ा मौका है। जी मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था जुड़ने के लिए, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा। जी बताइए दिवाकर जी।
जी, मेरा पहला क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का फोकस ऑर्गेनिक खेती की तरफ 0% है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं ये भी एक तरह का षड्यंत्र है। देखिए, आप इस भूल में हैं कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का फोकस जो है अनऑर्गेनिक खेती की तरफ भी नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस केवल और केवल गड्ढे बचाने की तरफ है, बाकी किसी की तरफ नहीं है। आप भूल जाइए किसी और की तरफ उसका फोकस है, या कभी हो सकता है। जब तक इस देश में कोई भी व्यक्ति चुन के जो आएगा उसे मात्र 5 साल के लिए मौका मिलेगा, वो 5 साल तक केवल और केवल उस गड्ढी को कैसे दोबारा बचा लो इसमें काम करेगा। हमें अगर इस देश को वाकई में सुधारना है, मैं इससे किसी दिन गहरी चर्चा रखूंगा सुमित आजाद के साथ, मेरा राजनीतिक पूरा दृष्टिकोण रखूंगा। मैं खुद राजनीति नहीं करूंगा, ये मैं कह चुका हूं, लेकिन विचार दूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस देश में कभी भी हम चिंतन कर पाएंगे अच्छी सरकार का, तो वो वापस फिर से राजतंत्र में हम कर पाएंगे। राजतंत्र जो है फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा, आप बात समझ लो दिवाकर, आप अभी जिस घर में रह रहे हो, आपका घर अपना है किराए का है? अभी तो मैं किराए पे हूँ ठीक है। इलाहाबाद। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इस मकान में क्या पुताई करवाओगे? हाँ, अगर मैं इसका यूज कर, लेकिन चांस तो बहुत कम रहेगा इसका। हाँ, अगर अच्छा, अगर इसमें से अगर दरवाजा टूट गया तो उसको सही करवाओगे? नहीं, क्योंकि किराए का है तो एसी लगवाओगे? कुछ भी नहीं लगेगा। रीजन क्या, रीजन क्यों नहीं लगवाओगे? रीजन है कि हम यहाँ पे लंबे समय के लिए नहीं, हमारा टाइम जो है ड्यूरेशन फिक्स है, बिल्कुल इतने दिनों के लिए यहाँ पे रहना है। उसी तरह गवर्नमेंट में भी सेम हो रहा है। तुम अपने मकान में हो कि किराए के? हाँ, फिलहाल तो मैं तो अपने ही मकान में हूँ। हाँ, सुनो, तुम अपने मकान में पेंट करवाओगे? हाँ, बिल्कुल करवाएंगे, करवाया भी एसी है। लगवाओगे? एसी लगवाओगे? दरवाजे सब ठीक रखोगे? एसी तो फिलहाल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ये दरवाजे लगवाएंगे और चलो लगवाएंगे। अच्छा, कहने ये क्यों करोगे तुम, ऐसा क्यों करोगे? ये तो नहीं कर रहे, घर तो इनका भी, तुम्हारा भी घर तो घर ही है ना, ये नहीं कर रहे, तुम करोगे, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें यहाँ से कोई निकाल नहीं रहा। हाँ जी, और इनको यहाँ से जाना है, इसलिए ये यहाँ पे सब इस्तेमाल करेंगे, चले जाएंगे, है ना? तो बेटा यही आंसर है कि जिस दिन इंसान को इतनी कोई भी जो चुन के जाता है ना, पूरी मनुष्य जाति में हर व्यक्ति इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है, असुरक्षा की भावना से, और जब तक उसे हम सुरक्षित नहीं करते तब तक हम उससे अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें अपने नेताओं को भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। हम उन्हें सिक्योरिटी दे देते हैं बंदूक से, हम उन्हें सिक्योरिटी दे देते हैं एक महल में बैठाने की, खाने पीने की या पेंशन की, लेकिन असली सिक्योरिटी उनकी गद्दी है, और वो उनके जाने का भय उन्हें कभी काम नहीं करने देता, क्योंकि वो गद्दी उन्हें 5 साल के लिए मिली है, लेकिन उसके पाने के लिए उन्होंने 25-50 साल लगाए हैं। तो जिस चीज के लिए 50 साल लगाए हैं वो 5 साल ही रखेगा। वो तो चाहता है उसे 50 साल तो कम से कम यूज करने को मिले। तो हमें नेताओं की सुरक्षा देनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इसी एग्जाम्पल को दूसरे ढंग से दे रहे हैं। आप अपने घर में, आप जब घर बनवाया होगा या घर बनवाते हैं, तो क्या आप बीच बीच में बनवाने वाले बदल देते हैं? मतलब एक राजमिस्त्री से बनवा रहे, फिर वो बदल दिया, फिर दूसरा लगा लिया, एक डिजाइनर से बनवाया, फिर वो डिजाइनर बदल दिया, क्या ऐसे ऐसे बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। पहले एक नक्शा बनाते हैं, उस नक्शे के बाद मिस्त्री चुनते हैं, मिस्त्री लगभग एक ही हो, एक ही ढंग का काम करता हो, एक ही तरीके के गारा और सब बनाता हो, उससे बनवाते हैं। तो एक तो हिंदुस्तान की दिक्कत यह है कि हर 5 साल बाद आके मिस्त्री अपना चूतियापा दिखाने लग जाता है। हर 5 साल बाद एक मिस्त्री आता है, वो अपने तरीके से तोड़ फोड़ करके फिर से नया बनाने लगता है। इसको एक प्लान की जरूरत है, जो 100-200 साल का प्लान हो, तो जितने भी राजमिस्त्री आए सब उसी पे काम करें। तो बेटा का बहुत अच्छा दिवाकर तुम्हारा प्रश्न है,
कि सरकारें जो है आगे खेती की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। सच बात है बेटा, वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, वो किसी की तरफ नहीं देती है। ये सिस्टम के अंदर की बात जान लो, वो उनकी एक ही शर्त होती है, वो जो भी ऑफिसर बना के लाते हैं सब उससे सिग्नेचर करती है और उनसे पूछ लेती है इससे वोटों पे तो असर नहीं पड़ेगा, बस अंदर ऐसे ही काम होता है। उन्हें कोई लेना देना नहीं तुम्हारे ऑर्गेनिक से या नॉन ऑर्गेनिक से। और कोई सवाल दिवाकर जी? हाँ, हमारे पास सवाल तो अभी काफी सारे हैं, हो सकता है कोई बात नहीं बेटा, हमारी बात रात भर फिर हम अगला सेशन में आ जाना, बस इतने कह सकते हैं ज्यादा ताकि हमारा डिजिटल इंडिया का कुछ फायदा मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जबकि जो भी सरकार आती हो बेरोजगारी हटाने की बात करती है। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही लगभग पहले वाले में इसका ही आंसर, सरकार से उम्मीद करना बंद करो। सरकार से उम्मीद बंद करो और बेरोजगारी का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी से मत लगाओ। नहीं, ये सरकारी नौकरी से ही बेरोजगारी दूर होगी। यही बातों ने लोगों को इतना गुलाम बना दिया कि आज सब जो है इंजेक्शन ठुकवा रहे हैं इसलिए कि सरकारी नौकरी ना चली जाए। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस देश के प्रतिभा को फिर से इतना संपन्न होना पड़ेगा कि वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देना शुरू करे। देखो मेरे पिता से मेरी एक लड़ाई होती थी और वो लड़ाई ये होती थी कि मेरी बहुत अच्छी हार्ड ऑफ सिटी एक संपत्ति थी, तो उससे व्यवसाय मेरे पिता करते थे। तो मैंने जब अपने हाथ से थोड़ा करना शुरू किया, कुछ साल मैंने अपने तरीके से किया, तो मेरे साथ बहुत सारे सन्यासी लड़के वगैरह रहने लगे, मैं उनके भी खर्चे उठाता था। तो मेरे पिता मुझसे नाराज ये होते थे मैं इनके खर्चे क्यों उठाते हो, और मैं कहता था पिता की जो संपत्ति 50 घर का खर्चा चला सकती है उस संपत्ति से आप अकेले घर का खर्चा चलाने में परेशान रहते हो। मेरी लड़ाई इसी बात की थी। मैं कह रहा हूं मैं अकेला ऐसा हूं, लाख 2 लाख आदमी को खाना खिला सकता हूं अपनी को तरह। लेकिन ये सोच कहां गई, तो सरकार से मत मांगिए। हाँ आप बोले सुनील जी। अच्छा सखा जी, अभी कुछ दिन पहले आप अशोक भाई पटेल जी आपसे मिलने आए थे, तो अशोक भाई पटेल ने भी एक कॉन्सेप्ट, मैं चाहूंगा उसका आपकी प्रतिक्रिया जरूर दर्शकों तक पहुंचे। वो बात करते हैं पार्टीलेस इंडिया की, क्योंकि मैंने भी उसको गहराई से जाना। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे देश में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र के नाम पर पक्षतंत्र चल रहा है। ले करके 2 ही पार्टियों की सरकार चलती है, या तो कांग्रेस या बीजेपी, या कांग्रेस या बीजेपी। जब से आजाद हुआ है प्रधानमंत्री हमेशा इन दोनों पार्टियों से ही हुआ है। वो कहते हैं कि इस देश से यदि पार्टियों को खत्म करके पूरी तरह से पार्टीलेस इंडिया की स्थापना कर दी जाए तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। देखो मैं एक बात समझ लिया होगा आपका, मैं सब समझा, उनसे मेरी भी बात हुई थी। देखो पहली बात तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि अशोक भाई जो हैं वो हृदय से बहुत प्यारे इंसान, मैं उनकी तारीफ करता हूं। मैंने उनको अंदर से समझा है और दिल से कह रहा हूं कि अशोक भाई बहुत प्यारे इंसान हैं। लेकिन हर प्यारे इंसान के पास प्यारे होने के अलावा भी और चीजें हों ऐसा जरूरी नहीं। उनका हृदय बहुत प्यारा है, लेकिन ये जो प्लानिंग है इस प्लानिंग में बहुत सारे लूप होल्स हैं। इस प्लानिंग में जो वो चाहते हैं कि पार्टीलेस इंडिया कर दें, ये बहुत लूप होल है, संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। उसका एक कारण है कि मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि वो अपने नौकरों पे अपना सारा व्यवसाय छोड़ के दिखा दें, बिना मैनेजर रखे, बिना लड़के को भेजे, नहीं चल सकता। देखो ये प्रैक्टिकल बात है। देखो मैं बिल्कुल उनका व्यवसाय है, उनकी 3 मिठाई की दुकानें हैं, निश्चित ही वहां 10-20-25 लोग काम करते होंगे। उनका एक टाइल्स का भी एक फैक्ट्री है, तो वहां भी कोई काम करते होंगे। और एक सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कि वो मात्र अपने शॉप्स को और अपने व्यवसाय को वो नौकरों के ऊपर छोड़ के चला के दिखा दें।
और एक भी आदमी उनसे कमान करने वाला ना रखे, मैनेजर भी, क्योंकि मैनेजर भी अगर रख दिया तो बात तो वही हो गई। आप एक बात समझिए। तो असल में क्या है, ऐसे बहुत लोगों को मैं मिला हूं अपने जीवन काल में जिनके पास देश को अच्छा करने के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन वो प्लान में लूपहोल होती, प्रैक्टिकलिज्म की कमी होती, मनोविज्ञान की कमी होती, यथार्थवादी नहीं हो पाते। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले इसमें कह रहा था, जैसे राजीव भाई दीक्षित के बहुत सारे लोगों से मुझे अभी मिलना हो रहा है, और पहले भी मैं मिला हुआ हूं ऐसे लोगों से, तो उनमें ज्यादातर ये होता है भावना खादी पे उतर आए, ग्रामीण उसमें रहने लगे, मतलब वो उस तरीके से रहने की पूरी बात करते हैं। अच्छी है, मैं अच्छी बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बात करके, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी दुनिया में रह रहे हैं, हम केवल भारत में नहीं है ना, हम भारत में केवल भारत में, और भारत दुनिया में है, और दुनिया के बीच व्यवसाय और सब दुनिया भर की चीजें होती हैं। जैसे थोड़ी देख लेते हैं कि हम इस दुनिया में, इस भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री ले आए जो रॉथस्चाइल्ड का विरोध कर दे। मैं एक दिन अभी विचार कर रहा था कि हम एक ऐसा प्रधानमंत्री ले आए जो रॉथस्चाइल्ड का विरोध कर दे, पूरे तरीके से विरोध कर दे। क्या अभी आपको लगता है उससे दुनिया अच्छी हो जाएगी, भारत अच्छा हो जाएगा? उसके बाद हो सकता है वो एक पूरी दुनिया पे एक प्रेशर बनाए कि भारत के सभी लोगों को निकाल के उनके देश वापस दे दो। क्या भारत, अगर दुनिया में जितने लोग भारत के गए हुए हैं सब वापस लौट आए, तो क्या अभी भारत संभालने की स्थिति में है उन्हें? और ये भी फिर वो जब यहां से तुम आदेश जारी कर दो, वहां से वो आदेश जारी कर दे कि सभी लोग लौट आए, कि सभी लोग लौट आए, वापस जाए हिंदुस्तान, और सबकी संपत्तियां भी ले ली जाए, बिना संपत्ति के जाए। आप बताओ। देखो, विरोध की बहुत बातें होती हैं, प्रैक्टिकलिज्म की नहीं होती। और मैं एक ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसका उत्तर भी लोग मांगेंगे मुझसे, और मैं कह सकता हूं ये एक PM उसका उत्तर है। समझता है तो नहीं, मेरा चिंतन इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये मैं जो कह रहा हूं, ये प्रश्न करके देखना। हम लोग सरकारें बदल देते हैं बार बार, हम कहते हैं आज जो सबसे अच्छा व्यक्ति हिंदुस्तान का है, चलो जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है उसको बैठा दो सत्ता में, तो सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है। असल में जड़ों में अगर गड़बड़ी हो गई हो तो पत्ते साफ करने से कुछ नहीं होता, जड़ों को ठीक करना होता है। मैं ATM क्रांति के माध्यम से जड़ें सुधार रहा हूं, टाइम लगेगा, लेकिन जड़ों में काम कर रहा हूं। अभी 500 लोग हैं, 1000 लोग सुन रहे हैं, 2000 सुन लेते हैं, 4000 10,000 सुन लेते हैं, धीरे धीरे करोड़ों लोग भी सुनेंगे। अब मैं इसी पे डटा हुआ हूं, अपना कटोरा हम थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद आप लोग देखोगे कि खाने को नहीं बचेगा हमारे घर में, तो इन सबको कटोरा देके भिक्षान देही करते हुए मोहल्ले में भेजा करेंगे, चने ले आओ जाके आधा किलो 250 ग्राम लोगों से। तो हम तो लड़ेंगे अब, है ना, अपना नेट का रिचार्ज भी लोगों से बोल दिया करेंगे, सब चीजें कर लिया करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अच्छा सखा जी, जैसे जब भी संगठन की बात होती है, एक संगठन में लोग जुड़ते हैं, तो जैसे अब कुछ लोग, जैसे राजीव दीक्षित जी का आपने नाम लिया, तो कुछ लोग अपने आप को राजीववादी बताते हैं, क्योंकि उनको फॉलो करते हैं। ऐसे कुछ लोग अम्बेडकर जी की अनुयायी होते हैं, उनको अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं। ये जो वादी शब्द है, ये मेरे ख्याल से कई बार टकराव का भी कारण बन जाता है कि जैसे राजीववादी जो अपना वो कहते हैं, तो उनकी अगर एक विचारधारा भी दूसरे आदमी से नहीं मिल रही, केवल एक बात की, तो उस बात की वजह से ही उससे वो हट जाते हैं, टूट जाते हैं उस संगठन से कि नहीं भी ये तो राजीव दीक्षित जी की उस बात को नहीं मान रहे, जबकि मैं तो पूरी तरह से राजीववादी हूँ। ये जो वादी शब्द है, इसमें आप, मैं इतने कहूंगा, वाद से पहले भी और जोड़ लो, विवाद भी होता है, हर वाद विवाद ही बन जाता है। तो मेरा मानना है वादी नहीं होना चाहिए। अब ऐसे कोई मुझे कहे मैं ओशोवादी, नहीं, मेरे पास राजीव दीक्षित के भी मित्र आ रहे हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास और भी तरीके के लोग आते हैं यहाँ पे, कई तरीके के अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हमारे पास रह रहे हैं, रहते थे, और सब एक्सेप्टेड हैं, है ना। हमने कोई विचारधारा ही नहीं बनाई, हमने कोई वाद ही नहीं बनाया,
हमारा वाद बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक मानवतावाद है, लेकिन मतलब ये मानवतावाद ऐसा है जिसके आगे आ भी नहीं जोड़ा जा सकता और बी भी नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब ये कंप्लीट हो चुका है वर्ड। जैसे कहते नहीं, पहले दा था, फिर बा जोड़ दिया, बाद हो गया, फिर उसके आगे वी जोड़ दिया, विवाद हो गया। तो अब ये कंप्लीट वर्ड हो गया, अब इसके आगे अविवाद नहीं जोड़ा जा सकता, है ना। तो कुछ वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं जिसके आगे कुछ जुड़ने की संभावना नहीं रहती। तो उसी तरीके से मानवतावाद सबसे अच्छा वाद है और ये कंप्लीट वर्ड है। इसके आगे अब वो कहते नहीं, अब मानवतावाद नहीं हो सकता, आ नहीं लग सकता, है ना। तो ये मानवतावाद, इसमें से कोई अक्षर तो हटाए जा सकते हैं, है ना, तो लेकिन आगे नहीं जोड़े जा सकते। कंप्लीट है, अपने आप में संपूर्ण है। जैसे ओम वर्ड संपूर्ण है, तो ऐसे ही ये वर्ड भी संपूर्ण है और ये भाव भी संपूर्ण है। तो इसलिए मैंने मानवतावाद की बात की है। आप किस जात से हो, किस धर्म से हो, किस देश से हो, किस काल से हो, किस उम्र के हो, किस योनि में हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, है ना। आप स्त्री हो कि पुरुष हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आप छोटे हो, बड़े हो, कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि बालिग और नाबालिग का भी कोई लेना देना नहीं। ये भी बात है। मेरा मानना यह है कि विचार इतना बड़ा बनाओ कि जैसे दिल तुम्हारा बड़ा हो गया, छोटा मत बनाओ, इसमें सब समाहित आ जाए। मुझे तो राज कपूर की वो पिक्चर अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि उसको दिल बड़े होने की बीमारी हो गई, तो उसका डॉक्टर दिल निकाल, ये दिल बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं कि दिल अगर बढ़ता गया दिल इतना बड़ा हो सकता है इसमें दुनिया समा जाए। वो खुश होता है, कहता है कि डॉक्टर मेरा दिल इतना बड़ा हो सकता है, सारी दुनिया इसमें समा जाएगी। तो दिल की बीमारी सबसे अच्छी बीमारी है और बड़े दिल की बीमारी तो बहुत अच्छी बीमारी है। तो इस जगत में कोई अगर महामारी मैं फैलाऊं तो मैं बड़े दिल की महामारी फैला दूं कि सबके दिल बड़े हो जाएं। आज ही मैंने बात लिखी थी कि नफरतों का ऐसा दौर आ गया है कि मोहब्बत बेघर हो गई। दिलों में नफरतों का वो दौर चल रहा है कि मोहब्बत बेघर हो गई। अब नहीं सुनाई देते लड़का लड़की के साथ भाग गया, ये किससे भी सुनाई दे रहा है। मुझे काफी वक्त से इंतजार है वो किस्सा सुना, लड़की भाग गई फरार लड़के के साथ, है ना, 3 बच्चों की अम्मा गायब एक अपने प्रेमी के साथ। ऐसे जो किस्से आते थे, क्या यार लगता था कुछ क्रांति हो रही है प्रेम के जगत में, कुछ सुनाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि आकार पड़ गया। नफरतों का बहुत जो है वो बाहर धरने पे बैठ गए, वो ऑनलाइन धरने पे बैठ गए। बताइए कैसा दौर चल रहा है ना। अब पहले तो वो सगा के संबंध में ऐसी बातें होती थी, वो लड़की घर छोड़ के भाग आई सगा के पास, वो औरत घर छोड़ के भाग आई, मैं ऐसे मतलब मेरे बारे में बात होती थी। अभी औरत भाग ही नहीं रही और सखा जो है बस बैठे धरना ऑनलाइन। ये कोई क्रांति है ना। तो दिल बड़े होने चाहिए, दिल ज्यादा बड़े हों उतना दुनिया अच्छी है, इस तरीके से कुछ होना चाहिए, है ना। तो ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, है ना। इसके बगैर तो यहाँ सारे गाने में मतलब शादी किसी की पूरी नहीं होती, किसी की बारात बिना इस गाने के हो नहीं पाती है। लेकिन वास्तव में है ये देश है वीर जवानों का, ऐसा दिखाई देता है। आप लोग सोच के देखो कि हो क्या गया इस देश को, इस देश में वीर जवान बचे नहीं। अच्छा सखा जी, जैसे सनातन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये लव धर्म आपके चैनल का ही नाम है या ये भी एक धर्म, इसके बारे में जरा जानना मैं चाहूंगा। असल में मैं एक ऐसा सन्यासी हूँ जो प्रेमियों के पक्ष में भी बहुत दिन रहा। मैं प्रेमियों के लिए आंदोलन भी किया, प्रेमियों के लिए रेस्टोरेंट भी चलाया, प्रेमियों के लिए मैंने बहुत अपमान भी सहा, प्रेमियों के लिए मैंने पुलिस का टॉर्चर भी सहा, 1 नहीं 2 नहीं 5-5 बार 2-2 घंटे का टॉर्चर तक सहा प्रेमियों के लिए। तो ये जो प्रेम है मेरे कहीं ना कहीं अंतस में मेरे जीवन का हिस्सा है। यहाँ पे बच्चे रहते हैं सब, तो ये बड़े
एक तरीके से प्रेम का ही हिस्सा है। अब इस कंडीशन में मैं प्रेमी भी हूं और मैं इन सबको प्रेम के साथ साथ धर्म की बात भी सिखा रहा हूं, तो एक नाम देना चाहते थे और लव धर्मा नाम हो गया, है ना। ये कोई प्रेम का धर्म नहीं खड़ा हो रहा, लव धर्मा एक नाम है। प्रेम भी असल में कायदे में बीच में दीवार होनी चाहिए थी, जबकि सच बात तो ये असल में दीवार हो काम हो नहीं सकता, लेकिन दिखने में दीवार लगती थी लोगों में। अब लव धर्मा लोगों को लगा कि धर्म टाइप का, नहीं, धर्म टाइप का कुछ नहीं है ना। लव धर्मा ये दो अलग अलग वर्ड हैं जो पास में खड़े हुए हैं और इतने प्यारे वर्ड हैं कि इनके बीच में मैं दीवार नहीं खड़ी करना चाहता था, इसलिए ये संग में दिखाई देते हैं। लेकिन सच बात ये दोनों अपने में कंप्लीट है, क्योंकि जिस दिन धर्म होगा उस दिन लोगों में प्रेम होगा और जिस दिन लोगों में बहुत प्रेम होगा उस दिन एक अच्छा धर्म होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा समझो कि ये दो सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें ऐसे करके हमने एक ही तरफ से आपको दिखा दिया। जैसे मैं कहूँ सिक्के के दोनों फोटो लगाओ, तो आप फोटो लगाओगे तो हेड टेल पास पास होगा, लेकिन पूरा सिक्का होगा। तो उसी तरीके से ये लव धर्मा है, एक ही सिक्का है जिसके दोनों पहलू सामने। ये एक दूसरे का मतलब विपरीत ही आप मानते हैं कि धर्म और लव विपरीत या विपरीत नहीं कह रहा हूँ। जी, जिस प्रेम की आप जैसे जिक्र कर रहे हैं सखा जी, मैं एक और थोड़ी जिज्ञासा है। एक प्रेम की कहानियां वो सुनाई जाती हैं लैला मजनू की, और एक कहानियां सुनाई जाती हैं कबीरदास की और मीराबाई की। दोनों प्रेम समान ही है या दोनों में से एक प्रेम है और एक प्रेम ही नहीं है? देखो सच बात तो ये है कि अब तुम प्रेम का जिक्र छेड़ दिया, तो प्रेम जो है वो एक होता है मिजाजी और एक होता है हकीकी। मिजाजी का मतलब होता है शारीरिक प्रेम और जो केवल शरीर के तल पे रह जाता है, और हकीकी का होता है जो अल्लाह से होता है, जो भगवान से होता है, जो गॉड से होता है, तो हकीकी उसको कहते हैं। लेकिन कोई भी प्रेम हकीकी पहुंचता है वो मिजाजी के बगैर नहीं पहुंचता। अब प्रेम का मामला ऐसा है कि जो लोग दुनियावी प्रेम करते हैं, संसार में प्रेम करते हैं, एक लड़की से प्रेम करते हैं, किसी से करते हैं, इस लड़की से प्रेम में जब कभी ऐसा रह जाता है कि कोई कमी रह गई तो एक तरीके से तलाश चलती रहती है, उस प्रेम में सुधार चलता रहता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आती है जो लगता है कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो किसी स्त्री पुरुष से नहीं मिल पाएगा, ये परमात्मा से ही मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में पहुंचने पे वही प्रेम जो है वो हकीकी हो जाता है, मिजाजी वाला प्रेम ही हकीकी हो जाता है। और जब हकीकी हो जाता है, जब हकीकी हो जाता है और कोई व्यक्ति हकीकी को भी समझ लेता है और तब वो पाता है मिजाजी में भी वही। देखो यहां पे बहुत उल्टी बात कह रहा हूं, पहले मिजाजी में ढूंढ नहीं पा रहा था, इस वजह से वो हकीकी में गया, और जैसे ही उसने हकीकी को समझा और जाना, पता लगा मिजाजी में भी वही था, है ना। तो हकीकी और मिजाजी अलग अलग नहीं है, बस ये है कि हकीकी में जब हम होते हैं, मिजाजी जब प्रेम में होते हैं, जब संसारी प्रेम में होते हैं, तो हम छोटी सोच के होते हैं। संसार के प्रेम का दुख जो है वो दुख है छोटी सोच का दुख। और जब परमात्मा से प्रेम करना हो तो परमात्मा से प्रेम में सोच बन नहीं सकती। परमात्मा का प्रेम हिंदू होके नहीं किया जा सकता, स्त्री पुरुष होके नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं किया जा सकता कि तुम सिर्फ मेरे रहो, परमात्मा सबका है। अब वहां पे तुम दायरे नहीं बढ़ा सकते। जब तुमने बिना दायरे का प्रेम करना सीख लिया, फिर तुम्हें दायरे वाले में भी समझ में आ जाएगा, दायरे वाला प्रेम तालाब है और बिना दायरे वाला प्रेम सागर। तो जब तुम्हें सागर समझ में आ गया तो तालाब से कौन नफरत करेगा? तो बस इतनी सी बात है प्रेम की। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वैसे प्रश्न तो काफी सारे थे, लेकिन आप शायद और लोगों को भी करेंगे। टाइम भी हो रहा है, 4 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो अभी सुबह के समय आपके साथ अगर चाहेंगे तो चर्चा रखेंगे। अभी जो है जी फाइनल मैसेज दे करके आप फिलहाल अपनी बात पूरी कर सकते हैं, उसके बाद में मिलेंगे। फाइनल मैसेज यही है कि भविष्य जो है वो 8 PM क्रांति का है, और 8 PM क्रांति में सबको अपनी भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे सरलतम, सबसे भविष्य में होने वाली सफलतम क्रांति में एक होगी, क्योंकि इसमें जुड़ने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए।
आपका होना पर्याप्त है। आपसे व्यूअर्स भी अगर हमारे हैं, एक व्यू की संख्या भी बढ़ती है, तो आपका होना पर्याप्त है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत 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 धन्यवाद लखा जी।